नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 विषय इतिहास में रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के बारे में अध्ययन है वो करें। इससे पहले हमने रोमन साम्राज्य में पारिवारिक स्थिति, संस्कृति और साक्षरता के बारे में अध्ययन है वो किया। आज हम देखते हैं रोमन साम्राज्य के आर्थिक विस्तार के बारे में। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में बंदरगाहों, खानों, खदानों, ईंट भट्ठों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफ़ी अधिक थी, जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। अर्थात ये बता रहे हैं कि रोमन साम्राज्य में सुव्यवस्थित बंदरगाहें, खान खदानें, ईंट भट्ठे और जैतून के तेल की फैक्ट्रियां आदि बड़ी संख्या में थी और जिनसे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा है वो काफ़ी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी और जिनका अधिक मात्रा में उपयोग है वो होता था। और ये मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी, जहां इन फसलों के लिए सर्वोत्तम स्थितियां उपलब्ध थी, जिनमें शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थों की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों से होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थी। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं और उल्लेखनीय है कि रोम में मोंटी टेस्टेटियो स्थल पर ऐसे 5 करोड़ से अधिक मटकों के अवशेष पाए गए। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और यह पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। अर्थात ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तरल पदार्थों की ढुलाई के लिए मटके होते थे या कंटेनर होते थे, जिन्हें उस समय में एम्फोरा कहते थे। क्या कहते थे? एम्फोरा, जिसमें तरल पदार्थों को डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के हैं वो जाते थे। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत बड़ी संख्या में अभी भी मौजूद हैं। पुरातत्वविदों ने उसके आधार पर इसका है वो अध्ययन है वो किया था। पुरातत्वविद इन टुकड़ों को ठीक से जोड़कर इन कंटेनरों को फिर से सही रूप देने और ये पता लगाने में सफल हुए हैं कि उनमें क्या क्या ले जाया जाता था। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूनों के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें उनके निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हुए हैं। इस प्रकार हम अब कुछ विश्वास के साथ एक उदाहरण के रूप में कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था।
अर्थात हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम, जैतून से तेल निकालने का जो उद्योग है वह 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है। और उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसल बीस कहते थे, और इसका यह नाम हेनरिक ड्रेसल नामक पुरातत्वविद के नाम पर आधारित था। तो देखिए, उस समय में जैतून का जो तेल था उसको निकालने के लिए उद्योग लगे हुए थे 140 से 160 ईस्वी के आसपास। और उन दिनों स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें कंटेनरों में ले जाते थे, उन्हें ड्रेसल बीस कहते थे। क्या कहते थे? ड्रेसल बीस, जिनमें जैतून की तेल को ले जाया जाता था। ड्रेसल बीस नामक कंटेनरों के अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं। यानी ड्रेसल बीस नामक जो कंटेनर हैं, इसके अवशेष भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अनेक उत्खनन स्थलों पर पाए गए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन के जैतून के तेल का व्यापक प्रचार था। और ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए थे। अर्थात पुरातत्वविद ये बता सकते हैं कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादक अपने इतालवी प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हुए हैं। और ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में, भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश भाग में इनका उस क्षेत्र में बोलबाला है वो रहा। फिर भी 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया था, और परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन, दक्षिणी एशिया माइनर यानी तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीन व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक हैं वो बन गए थे। अर्थात ये बता रहे हैं कि उस समय में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार और जो उत्पादक होते थे वे अलग अलग जो वस्तुओं का बाजार है उसको हथियाने के लिए आपस में जो प्रतिस्पर्धाएं करते थे। और बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। और तीसरी तथा चौथी शताब्दियों के अधिकांश जो भाग में है वो इनका है वो क्या हो गया था, बोलबाला हो गया था। अर्थात व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धाएं शुरू हो गई थी। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में एगियन,
दक्षिणी एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया और फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून तेल के प्रमुख निर्यातक बन गए, जबकि भूमध्य सागर के बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों में अचानक वो क्या आ गई थी, कमियाँ। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि, उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन तथा परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम है वो होती गई थी। अब देखिए, साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। अर्थात रोमन साम्राज्य के अधीन ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फेयूम, गैलीली, बाइजेकियम, दक्षिणी गोल तथा बाएटिका, स्ट्रेबो और प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी भागों में से कुछ माने जाते थे। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में ऐसे बहुत से क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरक क्षमता के लिए जाने जाते थे। इनमें अपन देख सकते हैं इटली के कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फेयूम, गैलीली, बाइजेकियम और दक्षिणी गोल जिसे गैलिया नोर्बोनेसिस कहते हैं तथा बाएटिका दक्षिणी स्पेन। इसके अलावा स्ट्रेबो तथा प्लिनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे घनी भागों में से कुछ माने जाते थे। सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी और सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात है वो करते थे। गैलीली में गेहूं खेती की जाती थी। इतिहासकार जोसीफस ने लिखा है कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में ग्वाडक्विल नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से है वो आता था। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र जिसके लिए प्रसिद्ध थे वहाँ से उन वस्तुओं का आयात व निर्यात है वो होता था। फिर देखिए, दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। उदाहरण के रूप में नुमीडिया, आधुनिक अल्जीरिया जिसको बोलते हैं, उसके देहाती क्षेत्रों में ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में अवन आकार की झोंपड़ियाँ जो कहते हैं, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उठाए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। यानी जो चरवाहे होते थे, अर्ध यायावर होते थे, वे अपने साथ में अवन आकार की झोंपड़ियाँ जिन्हें मैपालिया कहते थे, उनको उठाए हुए इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। लेकिन जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आ गई। यानी उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का जब विस्तार होना शुरू हुआ था तो वहाँ चारागाहों की संख्या में भारी कमी आई और खानाबदोश चरवाहों की जो आवाजाही है वो पहले से अधिक नियंत्रित है वो हो गई थी। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसमें अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी
जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में हैं वो रहते थे। और इन गांवों को कैस्टेला कहा जाता था। जब हम रोम साम्राज्य के बारे में सोचने समझने का प्रयास करें तो हमें इन असमानताओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम यह न मान बैठें कि यह एक प्राचीन दुनिया थी, इसलिए उस समय के लोगों का सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन आदिम या पिछड़ा हुआ था। लेकिन स्थिति इसके कुछ विपरीत थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था और इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई थी। स्पेन की सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दियों में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर, जो बड़ा भारी औद्योगिक पैमाना था, उन पर खानों से खनिज निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते थे। और उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था भी थी और धन का व्यापक रूप से प्रयोग होता था। और इन सब बातों से यह संकेत मिलता है कि हम में रोम की सुमनता अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। और अब दास प्रथा और श्रम संबंधी मुद्दों पर भी विचार कर लेना हमारे लिए प्रासंगिक होगा। तो इस तरह से उस समय में रोमन का व्यापार बहुत अधिक फला फूला था। धन्यवाद।